अब हम नए पोर्शन के रूप में देखेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय में हमें किसके बारे में पढ़ना है? अल्कोहल फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सिंगल बॉन्ड OH क्या हो गया? अल्कोहल। यदि इस सिंगल बॉन्ड OH को हम खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों के साथ लगाते हैं तो यह बनता है आपका अल्कोहल। और यदि इसी OH को हम बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों के साथ लगाते हैं तो यह बनता है आपका फिनॉल। और बाकी का ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यह क्या हो जाएगा? आपका ईथर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में देख लेते हैं? पहला पोर्शन देख लेते हैं जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले तो अल्कोहल है क्या? तो सबसे पहले तो अल्कोहल क्या है? एक प्रकार का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है? यौगिक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का यौगिक। हाइड्रोकार्बन के यौगिक यदि हम वर्गीकृत करें तो एक तो होता है एलिफेटिक वाला, एक होता है एरोमेटिक वाला। एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला वाले, एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग या बंद श्रृंखला वाले। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह, जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह, और इस सिंगल बॉन्ड OH समूह को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। सिंगल बॉन्ड OH समूह को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। तो ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह किसके साथ जुड़ा होता है? खुली श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। ये किसके साथ जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के साथ। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम अब क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। तो वे यौगिक जिनमें एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक के साथ हाइड्रोक्सिल समूह खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम अल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ये अल्कोहल की एक सामान्य डेफिनेशन है। इसके पश्चात आप देखें तो ये क्या हो गया? R और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? OH। ये R सिंगल बॉन्ड OH ये क्या हो गया? सामान्य सूत्र। R सिंगल बॉन्ड OH ये क्या हो गया? अल्कोहल का क्या हो गया? सामान्य सूत्र हो गया। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसके अलावा क्या होते हैं इनके फॉर्मूले? CnH2n+2O, CnH2n+2O ये हो जाएगा। या अगले फॉर्मूले के रूप में यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1OH हो जाएगा। ये सामान्यतः आपको ये 3 सामान्य सूत्र याद होने चाहिए अल्कोहल के लिए। R सिंगल बॉन्ड OH और दूसरा क्या दिया गया है? CnH2n+2O, या फिर क्या कह सकते हैं? CnH2n+1OH। ये क्या हो जाएंगे? अल्कोहल के क्या हो जाएंगे? सामान्य सूत्र हो जाएंगे। इसमें R एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को व्यक्त करता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल R बराबर एलिफेटिक
हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस वाले फॉर्मूले में ये जो R है, ये R किसको प्रदर्शित करता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसके उदाहरण को समझिए। जैसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल का। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल का हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम देखें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का हो जाएगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है CH3 और यहाँ पर CH3 CH2, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये आपका कैपिटल R को प्रदर्शित कर रहा है। तो कैपिटल R बराबर हमने यहाँ पर CH3 और CH3 CH2 किसका उपयोग किया? CH3 CH2 का उपयोग किया। और ये CH3 CH2 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक। तो आप फॉर्मूले में देखें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। और एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला बनेंगी। तो ये खुली श्रृंखला वाले क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन हो गए। अब इन फॉर्मूलों को आप इसमें मान रख करके भी निकाल सकते हैं। हम R सिंगल बॉन्ड OH के अकॉर्डिंग यहाँ पर चले, बाकी के आप ये फॉर्मूले याद करके रखें। इसके बाद अब हम एल्कोहल का क्या कर लेते हैं? वर्गीकरण। एल्कोहल का क्या हो जाएगा? वर्गीकरण हो जाएगा। तो सामान्य सूत्र में हमने अभी एल्कोहल के रूप में किसका उपयोग किया है? R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH। और इस R सिंगल बॉन्ड OH में यदि हम देखें तो ये जो OH है, ये जो OH है, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है। ये जो OH है इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल समूह कहेंगे। तो सबसे पहले जब हम एल्कोहलों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, तो इसी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कर लेते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर इसका अर्थ क्या हो गया कि जो आपका R है, R के साथ कितने हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं, सामान्यतः एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे। सबसे पहले एल्कोहल को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। देखो यहाँ पर हम किसको आधार मान रहे हैं? OH। यदि OH की संख्या 1 है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मोनो का। तो क्या हो जाएगा? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? पहला मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। यदि OH की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? इसका नाम डाई हाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। और यदि OH की संख्या 3 है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ट्राई का उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। और यदि OH की संख्या 3 से कैसी है? अधिक है, तो इसके लिए हम पॉली का मतलब बहुत सारे, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बात समझ गए? हम किसकी संख्या के आधार पर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह यानी सिंगल बॉन्ड OH की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो 4 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 2 होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 से अधिक हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए हम एक उदाहरण को देख लेते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने क्या लिखा, CH3OH। क्या हो गया ये, CH3OH। इसमें यदि आप OH को देखें तो OH की संख्या कितनी है, 1। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। यदि हम क्या लिखें, C2H5OH, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें भी OH की संख्या कितनी बताई गई है, 1 बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3CH2OH, ये एक ही है। इसमें हमें देखना क्या है, OH की संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, मैथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके पश्चात देखेंगे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में हम क्या लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये जो नीचे वाला सिंगल बॉन्ड है ये C से ही लगा होना चाहिए, और नीचे भी अपन क्या लिख देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं है, वो माना ही जाता है। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें यदि हम देखें तो इसमें OH कितने हो गए, 2। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसे हम इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 2। इसके पश्चात देखेंगे अगले में क्या दिया गया, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का अर्थ कितने से हो जाएगा, 3 से। तो जिसमें OH यानी हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है ग्लाइकोल का फॉर्मूला। ये किसका हो जाएगा, ग्लाइकोल का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ग्लिसरॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल। तो इसमें आप देखेंगे OH की संख्या कितनी है, 3। OH की संख्या कितनी है, 3, और OH की संख्या 3 है, यानी ये क्या हो गया, एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या हो गया, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके पश्चात हम देखेंगे कौन सा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें OH यानी हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 से कैसी होगी, अधिक। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 3 से कैसी होगी, अधिक। वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसका उदाहरण यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैनीटॉल। इसका यदि हम उदाहरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैनीटॉल। मैनीटॉल एक प्रकार का क्या है, मैनीटॉल एक प्रकार का पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हमने लिखा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अभी ये क्या है, अभी ये ग्लिसरॉल है। यदि हम इसमें CHOH जो है इसका हम होल 4 कर दें, CHOH है, यदि हम इसका क्या कर दें, होल 4 कर दें, तो यह फॉर्मूला किसका हो गया, आपका मैनीटॉल का हो गया। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला भी आसानी से सीख सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्या हो गए हमारे अल्कोहल, जो किसके आधार पर थे, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। इसके पश्चात बात कर लेते हैं अल्कोहल को सिंगल बॉन्ड OH से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सिंगल बॉन्ड OH से जुड़े, सिंगल बॉन्ड OH से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा है ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है कि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है या तृतीयक कार्बन से जुड़ा है। और इन प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बनों के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसके आधार पर जो आपके अल्कोहल होंगे, सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, या फिर ये सिंगल बॉन्ड OH जो है ये किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। इसके आधार पर यदि हम देखें तो अल्कोहल कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। क्योंकि कार्बन से अधिकतर कितने जुड़ सकते हैं, 4, जिसमें से एक तो हम देखेंगे
उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो पहले एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। पहले एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। दूसरे एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। दूसरा एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। और तृतीयक एल्कोहल, तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। चतुर्थक एल्कोहल नहीं हो सकता है। चतुर्थक एल्कोहल यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो अब इसको देखो आप, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड OH किस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उस कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या है, इसके आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। प्राथमिक एल्कोहल यानी वे एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के एल्कोहलों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। कौन से एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल समूह हो गया, सिंगल बॉन्ड OH समूह हो गया। ये किससे जुड़ा है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ये सिंगल बॉन्ड OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और इस वाले कार्बन की प्रकृति क्या है कि ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, इस कारण ये वाला कार्बन आपका कौन सा हो गया, प्राथमिक हो गया। और ये कार्बन भी कौन सा है, प्राथमिक है, क्योंकि ये वाला भी एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो अब हमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड OH किस कार्बन से जुड़ा है। तो सिंगल बॉन्ड OH इस प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, इस कारण ये जो एल्कोहल होगा, इस एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। वह एल्कोहल जिसमें सिंगल बॉन्ड OH यानी एल्कोहलिक समूह जो आपका है या हाइड्रोक्सिल समूह जो आपका है, ये किसके साथ जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही डेफिनेशन द्वितीयक एल्कोहल की बन जाएगी। द्वितीयक एल्कोहल में हम क्या लिखेंगे, वह एल्कोहल जिसमें सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह किसके साथ जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH3 आइसो का चिन्ह CHOH, ये क्या है, ये है द्वितीयक एल्कोहल। क्यों है, क्योंकि ये जो OH है, ये OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा है। तो इस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। और द्वितीयक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा है, इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल का अब आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद कर लेना है, CH3 आइसो का चिन्ह CHOH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये C हो गया, ये C से अपन ने क्या जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया। अब इस C के साथ एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, एक CH3 ये जुड़ा हुआ है और एक H ये जुड़ा हुआ है। तो भी अभी आप देखिए, ये सिंगल बॉन्ड OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन को यदि हम देखें तो ये कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, इस कारण इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। तो ये एल्कोहल भी क्या हो गया आपका, तो या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो गया। इसके पश्चात यहाँ पर देख लेते हैं तृतीयक एल्कोहल को, तो क्या हो जाएगा, CH3 आइसो का चिन्ह COH। ये क्या है, ये तृतीयक एल्कोहल है जिसमें OH समूह, ये जो OH समूह है इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला जो कार्बन है ये अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा है, इस कारण इस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 डिग्री कार्बन हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
जैसे हमने ये C लिखा, सिंगल बॉन्ड ये क्या कर दिया OH। अब इस C के साथ ये 3 क्या जुड़े हुए हैं, CH3, तो सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, इस कारण इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहेंगे। और ये जो अल्कोहल है इसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। बात समझ गए। तो ये हम क्या देख रहे थे, अल्कोहलों का क्या देख रहे थे, वर्गीकरण देख रहे थे। और अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात अल्कोहलों का नामकरण। इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं अल्कोहलों का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण एक डिजाइन निकाल लेते हैं, बचपन में ऐसे ही कापियों में सजाते थे। तो अल्कोहलों का हम क्या देख रहे हैं, नामकरण। अल्कोहलों के जो यौगिक होते हैं, अल्कोहलों के जो यौगिक होते हैं, इन अल्कोहलों के यौगिकों के नामकरण के लिए, अल्कोहलों के यौगिकों के नामकरण के लिए कितनी विधियां, 3 विधियां। अल्कोहलों के यौगिकों का नामकरण करने के लिए कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है, 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली तो इसमें जो विधि होती है, इसमें क्या हो जाएगी, सबसे पहली साधारण विधि या साधारण पद्धति। साधारण विधि या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, साधारण पद्धति कह सकते हैं। और दूसरे में आपका हो जाएगा कार्बिनॉल पद्धति। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कार्बिनॉल पद्धति हो जाएगा, कार्बिनॉल पद्धति। और जो तीसरी विधि होती है, तीसरी विधि में हो जाएगा आपका IUPAC पद्धति। इन 3 पद्धतियों के द्वारा हम अल्कोहलों का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो इन 3 में से सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, साधारण पद्धति के बारे में। इन 3 में से सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी पद्धति, साधारण पद्धति। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम साधारण पद्धति की। साधारण पद्धति में अल्कोहलों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, एल्किल अल्कोहल ये क्या है, एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल का मतलब ये हो गया कि जब आप साधारण पद्धति को देखते हैं और साधारण पद्धति में अल्कोहल को देखते हैं, तो साधारण पद्धति में अल्कोहल को क्या कहा जाता है, एल्किल अल्कोहल कहा जाता है। यदि आप इतनी बात को समझ गए कि साधारण पद्धति में जो अल्कोहल होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, एल्किल अल्कोहल कहेंगे, तो फिर इनका नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। और ये भी समझ जाए कि आप एक ही फॉर्मूले के कितने नाम, 3 नाम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक साधारण होगा, एक कार्बिनॉल पद्धति पर होगा और एक क्या हो जाएगा, IUPAC वाला हो जाएगा। तो हमने कहा साधारण पद्धति, साधारण पद्धति में जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, एल्किल अल्कोहल कहते हैं। जिसमें जो एल्किल होता है, ये एल्किल किसको प्रदर्शित करता है, ये पूर्व लग्न को प्रदर्शित करता है। और जो अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल किसको प्रदर्शित करता है, अनुलग्न को प्रदर्शित करता है। पूर्व लग्न यानी जो पहले लगेगा, अनुलग्न यानी जो पीछे लगेगा या बाद में लगेगा। तो बस इतना हमने सीख लिया कि साधारण पद्धति में जो भी अपने अल्कोहल होंगे उसके लिए हम एल्किल अल्कोहल नामक शब्द का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जिसमें अल्कोहल, जिसमें एल्किल वाला जो पार्ट होगा उसे अपन क्या कहेंगे, पूर्व लग्न, और जो अल्कोहल वाला जो भाग होगा इसे हम क्या कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। बस इसके आधार पर अब हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूले। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, CH3OH। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। इसके पश्चात यदि अगले फॉर्मूले के रूप में हम देखें तो अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, C3H7OH। इनको तोड़ के भी लिख सकते हैं, C2H5OH को CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हैं, C3H7OH को हम CH3CH2CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ सीधे लिखे हैं। अब हमने कहा एल्किल अल्कोहल, तो एल्किल यानी ये जो आगे वाला जो पार्ट है
ये CH3 वाला जो भाग है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एल्किल को, और ये जो OH वाला भाग है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एल्कोहल को। तो CH3 का नाम लिखना है और OH का नाम लिखना है। CH3 यानी क्या हो गया, मैथिल, CH3 यानी क्या हो गया, मैथिल, और OH यानी क्या हो गया, एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। नाम क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। ये कौन सी पद्धति है, ये साधारण या सामान्य पद्धति है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो ये C2H5 भी एल्किल है, और इस एल्किल का नाम क्या है, एथिल है, और इसके साथ हम OH लगा देंगे यानी एल्कोहल लगा देंगे अनुलग्न के रूप में, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार एल्किल के रूप में अब C3H7 यानी प्रोपेल दिया गया है, तो इसके साथ अनुलग्न क्या लगेगा, OH यानी एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेल एल्कोहल। तो जो सामान्यतः अभी आप नाम याद किए हैं, जो अभी आप पढ़ के आए हैं, ये किस प्रकार के नाम हैं, साधारण या सामान्य नाम है। तो ये जो पद्धति थी, इस पद्धति को हमने क्या कहा, साधारण पद्धति कहा। इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं दूसरी पद्धति। इसके पश्चात हम देख लेते हैं यहाँ पर दूसरी पद्धति, और दूसरी पद्धति के रूप में हमें किसे पढ़ना है, कार्बिनॉल पद्धति को, कार्बिनॉल पद्धति। दूसरी पद्धति में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बिनॉल पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम सदस्य जो होता है, कार्बिनॉल है क्या, सबसे पहले तो बस हम इतने को सीख लें कि ये कार्बिनॉल क्या है। कार्बिनॉल, कार्बिनॉल यानी जो एल्कोहल का प्रथम सदस्य है, एल्कोहल का जो प्रथम सदस्य होता है, प्रथम सदस्य कौन सा है, CH3OH। प्रथम सदस्य कौन सा है, CH3OH, और इसी प्रथम सदस्य CH3OH को ही हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। एल्कोहल का जो प्रथम सदस्य CH3OH, जिसको अपन साधारण नाम में मैथिल एल्कोहल कह रहे हैं, वास्तव में जो मैथिल एल्कोहल है, ये मैथिल एल्कोहल ही क्या कहलाता है, कार्बिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बिनॉल कहलाता है। और बाकी फिर इसके अन्य सदस्य जो होंगे, अन्य सदस्य जो होंगे वो इस कार्बिनॉल के क्या होंगे, व्युत्पन्न होंगे। इसके क्या होंगे, व्युत्पन्न होंगे। तो प्रथम सदस्य को हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। तो अब आप ऐसे सीख लें कि CH3OH यानी क्या है, कार्बिनॉल। CH3OH को ये अपन क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। तो अब हम बनाएंगे फॉर्मूला। जैसे हमने कहा CH3OH, अगले फॉर्मूले के रूप में हमने लिखा CH3CH2OH, अगले फॉर्मूले के रूप में हमने लिखा CH3CH2CH2OH। बात समझ गए। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये क्या है आपका, ये है कार्बिनॉल। ये CH3OH, ये CH3OH क्या है, ये है कार्बिनॉल। बात समझ गए। अब यदि हम इन दोनों फार्मूलों को देखें और इन दोनों फार्मूलों में ये समझने का प्रयास करें कि इस CH3OH को हम क्या कह रहे हैं, कार्बिनॉल कह रहे हैं, तो बाकी के जो अब कार्बन की संख्या है वो कार्बन की संख्या एक ही उसमें रह गई है। इस वाले में देखो ये CH3OH यानी क्या हो गया, कार्बिनॉल। अब ये CH2 यानी एक कार्बन को शो कर रहा है, और इसके लिए हम किसका उपयोग करने वाले हैं, मैथिल का उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए मैथिल का उपयोग करने वाले हैं। और ये CH3OH क्या है, कार्बिनॉल है, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल कार्बिनॉल। इसके पश्चात देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या हो गया। अब इसमें देखो CH3OH यानी क्या हो गया, कार्बिनॉल। बाकी के कार्बन कितने दिए गए हैं, 2 कार्बन दिए गए हैं। तो इन 2 कार्बनों में यदि हम देखें तो किसका उपयोग करेंगे, एथिल का उपयोग करेंगे, और CH3OH इसके साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैथिल है ये किसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में है। किसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में। यहाँ पर जो एथिल है ये भी किसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में है। बाकी का ये जो कार्बिनॉल है ये कार्बिनॉल किसके रूप में है, अनुलग्न के रूप में। तो ये दूसरी पद्धति हो गई जिसे हम कार्बिनॉल पद्धति कहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरी पद्धति, और तीसरी पद्धति के रूप में हमें किसे देखना है, IUPAC पद्धति को देखना है। किसे देखना है,
IUPAC पद्धति को देखना है। और जो IUPAC पद्धति होती है, IUPAC पद्धति में यदि हम देखें तो इसके जो एल्कोहलिक यौगिक होते हैं, एल्कोहलिक यौगिक, तो आप ऐसे लिखें कि जो एल्कोहल के यौगिक होते हैं, एल्कोहल के जो यौगिक होते हैं, एल्कोहल के यौगिकों को एल्केनॉल कहते हैं। एल्कोहल के यौगिकों को क्या कहते हैं? एल्केनॉल कहते हैं। और जब सामान्यतः हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो आपको फॉर्मूले बताए थे, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो क्या थे? IUPAC ही नाम थे। वो बने कैसे थे? वो बने थे एल्केनॉल से। किससे बने थे? एल्केनॉल से। तो ये याद होना चाहिए कि एल्कोहल के जो यौगिक होते हैं, एल्कोहल के यौगिकों को IUPAC पद्धति में हम क्या कहते हैं? एल्केनॉल कहते हैं। और एल्क यानी कार्बन की संख्या, एल्क यानी कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे आप ऐसे याद करके रखें, जो एल्क है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये कार्बन की संख्या यानी कार्बन को प्रदर्शित करता है। कार्बन की संख्या या किसको प्रदर्शित करता है? यह कार्बन को प्रदर्शित करता है। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। ये हमने 3 फॉर्मूले लिखे। हमने कहा कि ये सब के सब क्या है? ये एल्कोहल के यौगिक हैं। और इनको हम IUPAC भाषा में क्या कह रहे हैं? एल्केनॉल कह रहे हैं। तो एल्क यानी कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी? 1। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मैथ। मैथ में एल्केनॉल के हिसाब से बनाइए तो क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथ, इसमें लगाएंगे नॉल तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो 3 के साथ अपन प्रोप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉल, तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। यानी क्या है इसमें? हुआ क्या है इसमें? ये हुआ है कि जो एल्केन था, एल्केन, ये जो एल्केन था, इस एल्केन में जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर ई, जो अंतिम अक्षर ई है, इस अंतिम अक्षर ई का क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। किसके द्वारा? OH, OL के द्वारा। किसके द्वारा? OH के द्वारा। अब जाकर के ये परिवर्तित हो गया किसमें? एल्केनॉल में। किसमें परिवर्तित हो गया? एल्केनॉल। तो आप इससे भी बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, एल्केन का हमने क्या कह दिया? एल्केन का जो अंतिम अक्षर था, इस अंतिम अक्षर में से हमने ई का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया? ऑल के द्वारा कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका? एल्केनॉल। तो यहाँ पर देखो हमने कहा कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन लास्ट का जो क्या था? ई, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? OL। तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल। ऐसे ये फॉर्मूले बनेंगे। इसके पश्चात यदि हम देखें तो एल्कोहलों में अब हम क्या देखेंगे? समावयवता। समावयवता। एल्कोहलों में क्या दी गई है? समावयवता। तो सामान्यतः यदि एल्कोहलों में समावयवता की बात करें तो संरचनात्मक समावयवता भी पाई जाती है और त्रिविम समावयवता भी पाई जाती है। एल्कोहलों में हम किसमें समावयवता देख रहे हैं? एल्कोहल में या एल्कोहल, इनमें हम समावयवता देख रहे हैं। तो इनमें समावयवता के दोनों प्रकार हमें देखने के लिए मिलेंगे। एक कौन सी समावयवता हो जाएगी? संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता। और अगली क्या हो जाएगी? अगली हो जाएगी आपकी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो दोनों ही प्रकार की समावयवता एल्कोहलों में देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी समावयवता की? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संरचनात्मक समावयवता की। संरचनात्मक समावयवता। समावयवता का मतलब क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान, लेकिन संरचना सूत्रों में क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है।
ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समावयवता। और समावयवता मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और क्या हो जाएगा, त्रिविम समावयवता हो जाएगा। सबसे पहली जो समावयवता है इसमें हम कौन सी देख रहे हैं, संरचनात्मक समावयवता। और संरचनात्मक समावयवता में यदि हम देखें तो जो अणुसूत्र होते हैं, ये अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान। अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, संरचना की, तो संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। वह समावयवता जिसमें किसी यौगिक के अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनकी संरचना में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और यहाँ पर एल्कोहलों में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, समावयवता पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहली समावयवता जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता। कौन सी समावयवता हो जाएगी, श्रृंखला समावयवता। दूसरी समावयवता हो जाएगी आपकी स्थान समावयवता। कौन सी समावयवता हो जाएगी, स्थान समावयवता हो जाएगी। और तीसरी समावयवता क्रियात्मक समावयवता। कौन सी समावयवता हो गई आपकी, क्रियात्मक समावयवता। हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि एल्कोहलों में निम्न में से कौन सी समावयवता पाई जाती है, या एल्कोहलों में निम्न में से कौन सी समावयवता नहीं पाई जाती है। तो आपको ये तीनों के तीनों याद होने चाहिए कि संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक समावयवता होते हैं। जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक समावयवता होते हैं। अब श्रृंखला में क्या हो जाएगा, श्रृंखला में यदि हम देखें, सबसे पहली समावयवता के रूप में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रृंखला समावयवता की। सबसे पहली जो समावयवता है, कौन सी समावयवता हो जाएगी, श्रृंखला समावयवता। और श्रृंखला समावयवता में यदि हम देखें तो बताया गया कि एक ही यौगिक के 2 संरचना में भिन्नता तब उत्पन्न होगी जब एल्किल मूलक की संरचना में अंतर होगा। एल्किल मूलक यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं C4H10O, C4H10O। इसके क्या देखने वाले हैं, समावयवी। इसके क्या देखने वाले हैं, समावयवी। तो एक तो सबसे पहले यदि हम समावयवी देखें तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, पहला समावयवी, कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस प्रकार से आप पहले 4 कार्बन को लिखेंगे। और हम एल्कोहल के अंतर्गत चल रहे हैं, इस कार्बन के साथ हम क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड OH। क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड OH। बाकी के जितने कार्बन रहेंगे सभी कार्बनों के साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ करके उसकी संयोजकता को पूरा करेंगे। ध्यान दें, यदि हमने इस फॉर्मूले में केवल ऐसी लाइन खींच दी तो भी हम यहाँ रुक सकते हैं। ऐसे हमने लाइन खींच दी, उसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया है, समझ रहे, उसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है। फिर भी संतुष्टि नहीं है तो यहाँ पे अपन शो कर देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गए। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होने चाहिए, 10। तो 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके, 10। ये क्या हो गया आपका, ये पहला समावयवी हो गया। ये क्या हो गया, इसका पहला समावयवी हो गया। इसके पश्चात यदि हम देखें दूसरा इसी का समावयवी, दूसरा समावयवी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस बीच वाले कार्बन के साथ फिर से कार्बन लगा दीजिए, इस बीच वाले कार्बन के साथ फिर से कार्बन लगा दीजिए। बाकी का आप यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ OH लगा दीजिए। अब देखो हाइड्रोजन को, सिंगल बॉन्ड H 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 सिंगल बॉन्ड H। ये दूसरा समावयवी, ये पहला I यानी ये फर्स्ट नंबर लिखा इस वाली संरचना के लिए। और ये यहाँ पर आपका सेकंड संरचना हो गई, यानी C4H10O का ये क्या हो गया, दूसरा समावयवी। इसमें आप देख रहे हैं कि श्रृंखला में श्रृंखला समावयवता, दोनों का अणुसूत्र क्या है, C4H10O। इसको भी आप लिखेंगे तो C4H10O लिखेंगे, इसको भी जब आप लिखेंगे तो C4H10O लिखेंगे। लेकिन इसकी श्रृंखला अलग है, ये श्रृंखला अलग बना रहा है।
तो अब दोनों में जो समवायवता हमें देखने के लिए मिल रही है, ये कौन सी समवायवता देखने के लिए मिल रही है? श्रृंखला समवायवता। दोनों की श्रृंखला में क्या आ गया है? अंतर। दोनों की श्रृंखला में क्या आ गया है? अंतर। इस कारण ये जो समवायवी होंगे ये श्रृंखला समवायवी होंगे, और इस प्रकार की समवायवता को हम क्या कहेंगे? श्रृंखला समवायवता कहेंगे। बात समझ रहे? इसके पश्चात दूसरी समवायवता के रूप में हम किसको देखेंगे? स्थान समवायवता को। तो यहाँ पर दूसरी समवायवता हो जाएगी स्थान समवायवता। स्थान समवायवता। अभी श्रृंखला में अंतर आ रहा था, अब स्थान में अंतर आएगा। किसमें अंतर आएगा? स्थान में अंतर आएगा। तो अणु सूत्र समान होगा। हमने कहा C3H8O, C3H8O इसके समावयवी, C3H8O के समावयवी, सबसे पहला समावयवी। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी दी गई है? 3। कार्बन की संख्या कितनी दी गई है? 3। तो सबसे पहले तो 3 कार्बन लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब अल्कोहल के अंतर्गत चल रहे हैं तो एक कार्बन के साथ तो हम किसको जोड़ देंगे? OH को जोड़ ही देंगे। अब कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से कैसे हो जाएगी? कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया पहला समावयवी। अब इसी समावयवी को यदि हम दूसरे प्रकार से बनाएं, इसी संरचना को हम दूसरे प्रकार से बनाएं, तो अभी हमने ये जो सिंगल बॉन्ड OH जोड़ा था ये इस वाले कार्बन से जोड़ा था। अब इस सिंगल बॉन्ड OH का हम स्थान बदल देंगे। क्या बदल देंगे? स्थान। अब इस वाले सिंगल बॉन्ड OH को हम दूसरे वाले कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। 3 कार्बन थे। अब OH हमने कहाँ पर जोड़ दिया? दूसरे वाले कार्बन के साथ जोड़ दिया। बाकी का हाइड्रोजन से कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट कर देंगे। ये सिंगल बॉन्ड लगा करके हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये OH इस कार्बन से जुड़ा था, और यहाँ पर ये जो OH है ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो दोनों में सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह है, इनके जुड़ने का स्थान बदला है। इसी प्रकार ये दोनों जो समावयवी हैं, ये दोनों समावयवी स्थान समावयवी के रूप में हैं। तो इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहेंगे? स्थान समावयवता कहेंगे। कौन सी समावयवता हो जाएगी? स्थान समावयवता हो जाएगी। बात समझ गए? तो जब स्थान में परिवर्तन हो तो स्थान समावयवता, जब श्रृंखला की संरचना ही बदल जाए तो कौन सी समावयवता? श्रृंखला समावयवता। और अब हम बात करेंगे तीसरी में क्रियात्मक समावयवता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्रियात्मक समावयवता के बारे में बात करेंगे। तीसरी समावयवता क्रियात्मक समावयवता। अब क्रियात्मक समावयवता माने यदि हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है क्रियात्मक शब्द के बारे में, किसके बारे में? क्रियात्मक शब्द के बारे में, तो हम इस प्रकार की समावयवता को आसानी से समझ सकते हैं। क्रियात्मक समूह, ये जो क्रियात्मक शब्द लगा है ये बता रहा है कि क्रियात्मक समूह जो सिंगल बॉन्ड OH है वो क्या है? क्रियात्मक समूह। तो अब की बार क्या बदल जाएगा? अब की बार क्रियात्मक समूह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? क्रियात्मक समूह बदल जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा सा देखें, हम किसको ले रहे हैं? C2H6O। किसको ले रहे हैं? C2H6O के दो समावयवी। देखो सबसे पहला इसका समावयवी, इसको हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो C सिंगल बॉन्ड C। पहले तो इस वाले कार्बन के साथ हम OH जोड़ देते हैं, बाकी का इस कार्बन की हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन से संयोजकता को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। तो ये ओवरऑल मिला के क्या बन गया? CH3CH2OH बन गया। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है?
क्रियात्मक समूह के रूप में OH है, एल्कोहल है। क्या है? OH है, एल्कोहल है। अब इसका देखो दूसरा, यहाँ पर हम लिखेंगे जहां, जहां, और ज्यादा क्लियर करना हो तो हम लिख सकते हैं जहां क्रियात्मक समूह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड OH। इसके पश्चात देखेंगे हम इसका दूसरा समावयवी। दूसरे समावयवी में कार्बन की संख्या कितनी है? तो C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, C। और इस कार्बन के साथ हम किसको मेंशन कर देंगे? हाइड्रोजन को। तो H H H H H H। ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यानी क्या हो गया, ईथर। क्या हो गया, ईथर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है, O है, ईथर है, यानी क्रियात्मक समूह चेंज हो गया है। जबकि अणु सूत्र दोनों का क्या है, C2H6O है, तो अणु सूत्र वही रहता है। संरचना सूत्रों में परिवर्तन देखने के लिए मिला। अब संरचना सूत्र भी किसके कारण बदला, क्रियात्मक समूह के कारण बदला। इस कारण इस प्रकार की समावयवता को हम क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। कौन सी समावयवता कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो अभी हम एल्कोहलों में कौन सी समावयवता देख रहे थे, अभी हम एल्कोहलों में संरचनात्मक समावयवता देख रहे थे। टोटल संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है, जिसमें से स्थान, श्रृंखला और क्रियात्मक समावयवता ही केवल हमें एल्कोहलों में देखने के लिए मिलती है। इसके पश्चात अब यदि हम बात करें दूसरी समावयवता के बारे में, तो इसकी जो दूसरी समावयवता है, दूसरी समावयवता कौन सी हो जाएगी, त्रिविम समावयवता। कौन सी समावयवता हो जाएगी, त्रिविम समावयवता। त्रिविम यानी त्रिविम में, त्रिविम यानी त्रिविम में, त्रिविम किसे कहते हैं, आकाश को कहते हैं, अंतरिक्ष को कहते हैं। बात समझ रहा है, त्रिविम यानी जिसमें 3 विमाएं हो। तो अंतरिक्ष में जैसे अपन ने फिजिक्स में पढ़ा, उड़ती हुई चिड़िया की गति XYZ 3 अक्ष ले लेते हैं, तो वही त्रिविम हो गए। तो त्रिविम समावयवता मतलब जिसमें विमाएं कितनी हो, 3 हो। तो त्रिविम में संरचना उसकी कैसी हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। त्रिविम परमाणु या समूह की समावयवता अंतरिक्ष में कैसी अपन को देखने के लिए मिलेगी, अलग। तो यहाँ पर हम त्रिविम का मतलब कि जो अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष में जो संरचना हमें देखने के लिए मिलेगी, अंतरिक्ष में संरचना कैसी देखने के लिए मिलेगी, भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलेगी। अंतरिक्ष में संरचना हमें कैसी देखने के लिए मिलेगी, अंतरिक्ष में संरचना हमें भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलेगी। बात समझ रहे। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल किसको देख लेते हैं, जैसे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 4। कार्बन की संख्या कितनी हो, 4। तो ब्यूटेनॉल यानी क्या हो गया, C4H10O, C4H10O। ये क्या हो गया, ये ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, ये ब्यूटेनॉल। अब इसका हमें क्या बनाना है, इसकी संरचना बनानी है, वो भी किसमें, त्रिविम में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 4। कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो सबसे पहले देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड या तो यहाँ जोड़ दो सीधा C2H5 या फिर CH3CH2 के फॉर्म, CH3CH2 के फॉर्म में, या फिर सीधा C2H5। दोनों का मतलब एक ही हो गया। बात समझ गए। ये आपका क्या है, ये है आपका D+। एक होता है समकक्ष, एक होता है विपक्ष। ठीक है, जब आपने समावयवता पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा समकक्ष और विपक्ष, यानी एक होता है D+ रूप, एक होता है L- रूप। तो ये D+ रूप हो गया। इसके पश्चात अब हमें क्या करना है, इसके पश्चात यहाँ हम किसका उपयोग करेंगे, दर्पण का। यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, अब ये दर्पण लगा दिया, ये क्या लगा दिया, दर्पण। और दर्पण लगाएंगे तो फिर संरचना में क्या होगा, परिवर्तन। यहाँ जो संरचना बनेगी उसमें क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C2H5। अभी ये जो OH यहाँ पर देखो, ये जो H इस साइड है, इस वाली संरचना में ये H इस साइड पहुंच जाएगा, और ये जो OH यहाँ था, इस वाली संरचना में ये OH यहाँ पर लग जाएगा।
और आप जानते ही हैं कि जब आप दर्पण के सामने हो तो कुछ ऐसा ही प्रतिरूप हमें उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये D प्लस रूप हो गया और ये आपका L माइनस रूप हो गया। तो ये क्या हो गई आपकी, ये है घूर्णक की दिशा, एक दक्षिणावर्त घूर्णक, एक होता है वामावर्त घूर्णक। इसके लिए अपन D और L का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं, ये भी अपन को थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने अल्कोहल से संबंधित सामान्य जानकारी देखी। इसके पश्चात आप अल्कोहल के बनाने की विधि गुण तथा उपयोग आगे देखेंगे।